एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अल्पना मिश्रा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल एस्ट्रो अल्पना में। आज हम सब जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है मान, प्रतिष्ठा, सम्मान के कारक, हमारी जन्म कुंडली में पिता के कारक, हमारी हड्डियों के कारक, राजनीति के कारक, हमारी प्रतिष्ठा के कारक, सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह का गोचर होने जा रहा है 17 अक्टूबर 2022 को। सूर्य कन्या से निकल करके अपनी नीच राशि शुक्र की राशि तुला में गोचर करेंगे। तुला में सूर्य का यह गोचर चूंकि नीच राशि में गोचर है, इससे पहले मैं आपको मंगल के गोचर का वीडियो दे चुकी हूँ। मंगल पहले से ही अपनी शत्रु राशि बुध की मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और अब सूर्य का अपनी नीच राशि तुला में गोचर करना। हमारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं, ओकेजन्स हैं, कोई भी बड़ा जो परिवर्तन होता है उनमें सूर्य इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए कि सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन जब होते हैं उसके अनुसार बहुत सारे पर्व निर्धारित होते हैं। सूर्य का नीच में आना, उच्च में आना, उससे बहुत सारे पर्व होते हैं। हमारे सभी पर्व जब सूर्य की तिथि से, सूर्य की उदया तिथि से ही पर्व मनाया जाता है तो सूर्य का बहुत महत्वपूर्ण रोल है हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में। और इसी तरह हर जातक की कुंडली में, उसकी लाइफ में पिता उसकी लाइफ लाइन होते हैं। एक तरह से पिता बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं बच्चे की लाइफ में, उसको आगे ले जाने में, उसको बढ़ाने में। पिता बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी व्यक्ति के पिता का साथ उसे मिले तो उसकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। पिता का सहारा, पिता का हाथ होना एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है हमारे जीवन में। उसी तरह सूर्य मेष में उच्च के होते हैं और तुला में नीच के। मेष एक छत्र शासन की राशि है, काल पुरुष की पहली राशि है मेष राशि, और मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे सूर्य राजा की तरह होते हैं। राजा क्या है? एक छत्र शासन करने वाला। और तुला राशि व्यापार की राशि है, शुक्र की राशि है, व्यवहार की राशि है। व्यापार क्या होता है? बाजार है, व्यापार बाजार है। और बाजार में सब एक जैसे होते हैं, बाजार सबके लिए एक जैसा होता है। तो यहाँ पे आकर के सूर्य भी अन्य लोगों की ही जैसे हो जाते हैं। सूर्य जब तुला में आते हैं तो जो बहुत ज्यादा अथॉरिटी, स्वाभिमान आपका है वो साधारण हो जाता है, आम हो जाता है। अब आप इसे समझने का प्रयास करिएगा कि कुछ दृष्टिकोण से मैं इसे अच्छा भी मानती हूँ कि बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक होना अच्छा नहीं होता, बहुत ज्यादा दम्भ होना अच्छा नहीं होता है। सूर्य यहाँ पे अच्छे कब होते हैं? जब वो आपको नॉर्मल वे में ले आए। लेकिन खराब कब होते हैं? जब आपके मान प्रतिष्ठा की यदि वो हानि करने लगे। अगर आपको आत्मसम्मान ही नहीं मिल रहा है तो फिर वो खराब स्थिति मानी जाती है। वहां नीच में सूर्य, नीच राशि तुला में सूर्य का आना खराब माना जाता है। तो ऐसे में और किनके लिए यह गोचर ज्यादा खराब होगा? सूर्य का अपनी नीच राशि तुला में जाना, जिनका चित्रा, स्वाति या विशाखा नक्षत्र में जन्म हुआ है, या उनकी लग्न या चंद्र राशि इन नक्षत्रों में पड़ती है, या उनकी सूर्य और शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, या उनका और कोई भी प्लेनेट इन नक्षत्रों में यदि आ रहा है ना, तो उन पर इसका थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है? हमारी बॉडी में, हमारी रीढ़ की हड्डियों के, हमारा जो एक हृदय है उसके, सांस के रोग, वो सभी लोग जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं उनको इस समय विशेष सचेत रहना चाहिए। वे सभी लोग जिनको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिन्हें घबराहट होती है, नर्वस सेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन्हें इस समय बहुत सचेत रहना चाहिए। उनके लिए किसी प्रकार की भी बहुत ज्यादा चिंता प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। अब एक बात मैं यहाँ पे आपको बहुत साधारण सा तरीका बताती हूँ कि आप वे सभी लोग जिन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है एस्ट्रोलॉजी की, वे कैसे देखें कि उनका सूर्य अच्छा है या खराब है। तो सबसे पहली चीज
यदि आपके ऊपर पिता का साया नहीं है तो नेचुरल सी चीज है कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य अच्छी पोजीशन में नहीं होगा। सूर्य अच्छी पोजीशन में नहीं था, इसीलिए आपके पिता चले गए, उनका देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया, या वे आप उनसे अलग हो गए। दूसरी चीज कि यदि आपको किसी भी कार्य में सम्मान नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा, ये स्त्री पुरुष सभी के लिए है, बच्चे बूढ़े सबके लिए है। आप कोई कार्य करते हैं और आपके कार्य में आपको सम्मान नहीं मिलता है, आप बहुत टैलेंटेड हैं, इसके बाद भी आपको सम्मान नहीं मिलता है, आपकी मान प्रतिष्ठा की यदि हानि होती रहती है, तो आप समझ जाइए कि आपकी नेटल चार्ट में, आपकी जन्म कुंडली में सूर्य पीड़ित है, सूर्य खराब है आपका। तीसरी चीज बहुत ही सिंपल सा तरीका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि वे सभी लोग जो अपने भोजन में, अपने खाने में ऊपर से नमक खाते हैं, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो खाना खाने जब बैठते हैं तो उनको नमक हमेशा कम लगता है, उन्हें ऊपर से नमक चाहिए होता है, वो हमेशा नमक ऐड करके खाते हैं। तो आपकी जन्म कुंडली में सूर्य खराब है। अब एक बात मैं और कहूंगी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सूर्य अगर खराब हो तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है। हाँ, होता है ऐसा कि सूर्य अगर खराब हो तो आपको सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। जरूरी नहीं है कि सूर्य अगर आपका तुला राशि में है, नीच का है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब ना मिले। हाँ, 60% केसेस में 60 से 65% केसेस में ऐसा देखा जाता है, लेकिन अन्य प्लैनेट्स की भी कंडीशन देखनी होती है कि जरूरी थोड़ी ये सूर्य ही आपको जॉब दे। अन्य प्लैनेट्स का अगर सपोर्ट मिल रहा है तो भी आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, या आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, पर गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद भी वहां आपको सम्मान ना मिले, ऐसा भी होता है कई बार। अब यहाँ पे नीच राशि में आने पे क्या होगा, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव लोग होंगे इसके बाद, सूर्य जो है मान प्रतिष्ठा का कारक है, गवर्नमेंट का कारक है। तो गवर्नमेंट में लोअर से लेकर अपर लेवल तक सभी लोग, विशेष रूप से अभी की जो प्लेनेटरी कंडीशन है ना, उसमें तो हाई प्रोफाइल लोग ज्यादा हार्म हो रहे हैं, ज्यादा चोट पहुंच रही है उनको। क्यों? क्योंकि हाई प्रोफाइल लोगों की ही प्रतिष्ठा भी ज्यादा बड़ी होती है ना, तो जितनी ज्यादा बड़ी प्रतिष्ठा होगी उतना ज्यादा हार्म होगा आपको, तो उनको विशेष सावधान रहना है। और चूंकि ये जा किस में रही है, व्यापार के कारक, साझेदारी के कारक तुला राशि में जा रही है, तो और ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट देगी। तो अथॉरिटी के कारक सूर्य का व्यापार की राशि में जाना, व्यवहार की राशि में जाना, आपका बहुत ज्यादा ईगो दिखाना, आप बहुत ज्यादा अगर अपने आप को ही लेकर के चल रहे हैं ना, अपने आप को ही शो ऑफ कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा हानि होने वाली है। राजा का क्या होता है, वो अपने दंभ में रहता है। यदि वो प्रजा को समझ के चले, सबको लेकर के चले, तो उसको हानि नहीं होगी। लेकिन जब वो केवल एक अपने ईगो में जीता है तो नुकसान पहुंचता है, और उसको तो पहुंचता ही है, प्रजा को भी पहुंचता है। तो ऐसे लोगों को सचेत रहना चाहिए, ठीक है। इसलिए लोअर मिडिल क्लास से लेकर अपर क्लास और सरकारी क्षेत्र से लेकर व्यापार तक सभी को इस सूर्य के नीच तुला राशि में जाने पर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट पहले से ही अच्छी स्थिति में नहीं है। इस कंडीशन में मान प्रतिष्ठा की हानि होना, आपके रीढ़ की हड्डियों में किसी प्रकार की इंजरी हो जाना, आपको हार्ट अटैक आ जाना, या हार्ट संबंधी कोई बहुत बड़ा ब्लॉकेज हो जाना, ऐसी संभावनाएं दिखती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि, और एक बात मैं और कहूँगी, यहाँ पे एक विश्व पटल पे अगर हम जा के देखें, मंडेन एस्ट्रोलॉजी जिसे कहते हैं, मंडेन एस्ट्रोलॉजी में अगर हम देखें तो हमारी कैबिनेट, हमारे गवर्नमेंट, हमारी राजनीति के मेरुदंड है सूर्य। तो राजनीति में आपको एक बड़ा उठापटक देखने को मिलेगा, एक बड़ी फेरबदल देखने को मिलेगी। कोई पॉलिटिकल नाम, आप देख रहे होंगे कि ट्रंप अभी तक चर्चा में नहीं थे, अचानक से आपको चर्चा में ट्रंप का नाम दिखने लगेगा। आपको पॉलिटिक्स में एक बड़ी फेरबदल दिखेगी। आपको भारतीय पॉलिटिक्स में भी एक बड़ी उथल पुथल मस्ती हुई दिखाई देगी इस टाइम पीरियड में।
कोई बहुत बड़ा भूकंप, कोई बहुत बड़ा भूस्खलन, चक्रवात भी आता हुआ इस पीरियड में दिखाई दे रहा है। चूंकि सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है, 25 अक्टूबर को ये ग्रहण लग रहा है, दीपावली के दिन लग रहा है, तो सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अन्य प्लैनेट्स जो थोड़ा बहुत स्थिति सुधार सकते थे वो भी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो आप सबको बहुत सचेत होकर सावधान होकर के चलना है। तो और शुक्र पहले से ही अस्ते हैं। अब हाँ, एक बात और विशेष यहाँ मैं बताऊंगी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नीच भंग राजयोग बन रहा है और इसमें तो बहुत सारा अच्छे वो होते हैं, हमारे पार्टनर्स, हमारी लव लाइफ जो ख़राब थी वो एकदम से बदल जाएगी और हमारे पार्टनर हमारे पास वापस आ जाएंगे और अचानक से हमें लव लाइफ का सुख मिलने लगेगा, हमें लाभ मिलने लगेगा, क्योंकि नीच राजभंग योग बन रहा है। तो समझिएगा, नीच भंग राजयोग है तो नीच ही ना, नीच तो नीच, अधम तो अधम ना। वो राजयोग हो या कुछ भी हो, वो है अधम ही। दूसरी चीज कि शत्रु राशि में है, शत्रु राशि में है, शुक्र जो है वो सूर्य और शुक्र मित्र नहीं है, प्लस शुक्र अस्त हैं यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा बल नहीं है। इसके लिए आप मेरे शुक्र से संबंधित वीडियो देख सकते हैं पहले से ही। तो इस राजयोग का भी बहुत विशेष लाभ होने वाला नहीं है। फिर आप एक चीज़ देखिए कि शनि मकर में है, उसकी भी सीधी दृष्टि है सूर्य पर। और दूसरी चीज़ कि लग्न में राहु बैठे हुए हैं, वो भी सूर्य पे दृष्टि डाल रहे हैं, सीधे सप्तम में सूर्य हैं। तो ये भी बहुत खतरनाक योग बना रहा है, ये भी अच्छा नहीं है। पिता पुत्र में बहुत बड़ा कोई झगड़ा हो सकता है, किसी तरह का आप पे पिता की अगर हार्ट संबंधी प्रॉब्लम चल रही हैं या एज हो चुकी है या नहीं भी है, तो भी एकदम से आपके पिता को हार्म हो सकता है कुछ। शनि बलशाली स्थिति में आ सकता है, पिता के वर्चस्व में कमी होगी, अधिकारों में कमी आती दिखा रही है। शनि पावरफुल कंडीशन में रहेगा इस समय, तो ले दे करके सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। तो आप सबको सावधान रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक सूर्य के इस नीच राशि तुला में जाने का क्या प्रभाव रहेगा, और अंत में मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी। ये उपाय मेरे 3 तरीके के होते हैं, धार्मिक उपाय, मानसिक उपाय और दान संबंधी उपाय। इन उपायों सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी होकर के सप्तम में सूर्य का यह गोचर, नीच राशि में यह गोचर आपके स्पाउस पार्टनर के लिए बहुत के दृष्टिकोण से आपको सचेत रहने को कहा जाएगा। किसी प्रकार के शक से आपको बचना चाहिए। बेवजह का शक अपने पार्टनर पे करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, आपके झगड़े को बढ़ा सकता है, दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश को बढ़ा सकता है। आपके बेवजह के शक संदेह से आपकी मैरिड लाइफ खराब हो सकती है, कोई बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशंस आपके बीच क्रिएट हो सकते हैं, तो इससे आपको बचना चाहिए। ये चीज़ मैं आपके वर्क प्लेस के लिए भी कहूँगी। आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ पर आपको किसी बहुत बड़ी बहस से, किसी से बेवजह उलझने से बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा वहाँ पे अपना अथॉरिटी दिखाना या अपने वर्चस्व को शो ऑफ करने का प्रयास करना भी आपके लिए घातक हो सकता है। आपको अपने स्पाउस के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, विशेषकर गर्भाशय से जुड़े, यूट्रस से संबंधित जुड़े कोई प्रॉब्लम उसको हो सकती है, फेफड़ों से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है, तो उसके प्रति भी आपको सचेत रहना चाहिए। यहाँ जो एक विशेष बात मैं बोलूँगी कि संतान और बिजनेस को लेकर के कोई बड़ा निर्णय मत लें मेष राशि के जातक। ये जो मैं प्रेडिक्शन देती हूँ, ये मैं लगन राशि और चंद्र राशि दोनों को मिक्स के अकॉर्डिंग देती हूँ। आप दोनों को समझें और फिर इसको कंक्लूजन करके निकालें। विशेष रूप से मैं ये लगन राशि पे आधारित ही देती हूँ, चूँकि लगन राशि पे प्रेडिक्शन ज़्यादा सटीक होते हैं, तो आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। एक चीज़ और भी है,
जो कि सप्तम में यह गोचर हो रहा है, उस पे राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो आपकी लाइफ में भोग के पीछे या कोई भी निर्णय अपने में आकर के लेने से बेहतर है कि आप किसी से सलाह ले लें, अपने पार्टनर से सलाह लेके कोई निर्णय लें, वरना आपके डिसीजन गलत साबित हो जाएंगे। वैसे मैं तो ये कहूँगी कि कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने से अभी बचें। सूर्य अभी जब तुला राशि से बाहर हो जाएंगे, वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, तब आप कोई निर्णय लें। 18 नवंबर के बाद लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। बहुत अच्छा समय मेष राशि के जातकों के लिए मैं नहीं कह रही हूँ। अगली चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, कोई प्रमोशन या कोई स्थानांतरण भी आपका हो सकता है, लेकिन उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता दिखाई मुझे यहाँ नहीं हो रहा है। आपको हड्डी में दर्द बना रहेगा, इससे भी आपको सचेत रहना चाहिए। इसके लिए आपको नियमित रूप से गर्म पानी पीने का प्रयास करिए। गर्म पानी से आपको लाभ होता यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं अगली राशि वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के चतुर्थ भाव के मालिक होकर के यह छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। और वैसे तो सूर्य को छठे और अष्टम का दोष नहीं होता है, लेकिन फिर भी नीच राशि है तो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं कहूँगी। यहाँ पे वृषभ राशि के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति मैं यहाँ नहीं देख रही हूँ। आपको रोग तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं घेरेंगे, लेकिन हाँ कर्ज और शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए, गुप्त शत्रुओं से। कोर्ट कचहरी के मसलों में आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। परेशानी कुछ कम होगी, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। आपका स्वास्थ्य चिंता का विषय हो सकता है, आपके स्पाउस का स्वास्थ्य चिंता का विषय हो सकता है, जिसके प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। धन कहीं भी लगाने से बचें, बेवजह के खर्चे करने से बचें। फिजूल खर्चे आपकी समस्या का कारण बन सकते हैं। किसी तरह का कलंक भी आप पे लग सकता है। माँ के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा, मानसिक रूप से आप परेशान रहेंगे, या मैं ये कहूँ कि थोड़ा बहुत डिप्रेशन का शिकार आप हो सकते हैं। मानसिक चिंताएं आपको घेरे रहेंगी। तो इन सब से वृषभ राशि के जातकों को बचना चाहिए। और इसके लिए मैं अभी जो वीडियो के अंत में उपाय बताऊंगी वो आपको पूरे माह करते रहना चाहिए, जिससे कि यह गोचर आपको कम से कम प्रभावित करे। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत ही प्राप्त हो सकें। और हाँ, यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। नीचे मेरे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप मुझे अगर किसी तरह से जन्म कुंडली से संबंधित, हस्तरेखा से संबंधित या वास्तु से संबंधित कोई आप मुझसे सलाह चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ये सशुल्क होगा, इसका आप ध्यान रखें। चलिए अब हम मिथुन राशि के लिए तीसरे घर के मालिक होकर के सूर्य का पंचम में गोचर करना और वहां से 11वें भाव, एकादश भाव को, लाभ भाव को देखना। तो वैसे तो मिथुन के लिए यह गोचर ठीक है, अच्छा है। आर्थिक पक्ष के लिए, आर्थिक दृष्टिकोण से, विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से गोचर बहुत अच्छा है। सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लाभ स्थान को देख रहे हैं और पंचम में है, शिक्षा के घर में है। तो अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। आपको मेहनत का फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लाभ होता दिखाई दे रहा है, व्यापार में भी लाभ होता दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई बहुत बड़ा बजट लगाने से आप बचें। शेयर मार्केट में भी मिथुन राशि के जातकों के लिए ठीक ठाक समय है, मुनाफा हो जाएगा आपको, लेकिन सोच समझ के पैसा आपको लगाना चाहिए। हाँ, जहाँ पे आपको सावधान रहना है, कहाँ दुर्घटना के बहुत ज़्यादा योग बनते हैं। किसी लंबी यात्रा से बचें, किसी यात्रा पे बल्कि आपको जाना ही नहीं चाहिए मिथुन राशि के जातकों के लिए। दूसरी चीज़, लव लाइफ में ब्रेकअप 101% होगा।
ये मैं आपको 50% या ये नहीं कह रही हूँ कि हो सकता है लव लाइफ और मैरिड लाइफ के लिए यह गोचर बहुत अच्छा नहीं है। सूर्य का यह गोचर मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगी कि लव लाइफ में बिल्कुल ब्रेकअप होता मुझे दिखाई दे रहा है। और सावधान किसे रहना है, गर्भवती स्त्रियां, डरने की जरूरत नहीं है प्लीज। आप मेरी बात को डर के वे में ना लें, सावधानी के वे में लें। चूंकि नीच राशि में सूर्य का यह गोचर है तो वो सभी लेडीज जो प्रेग्नेंट हैं वो अपना विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, हमारी सोल का कारक है और गर्भ में इसका बहुत महत्व होता है। तो वो मिथुन राशि की स्त्रियां जो गर्भवती हैं वो अपनी संतान का, अपने गर्भ का विशेष ध्यान रखें, अपना विशेष ध्यान रखें। अपनी हड्डियों में उन्हें दर्द हो सकता है तो उसका ध्यान रखें। अन्य लोगों को अपनी संतान का ध्यान रखना चाहिए। संतान की एजुकेशन पे विशेष ध्यान दें। पैसे बेफजूल में ना लगाएं। हाँ, पैसे शिक्षा पर व्यय करने चाहिए, उससे आपको आगे लाभ होता मुझे दिखाई दे रहा है। व्यापार में कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करें। आपको प्रॉपर्टी आदि से संबंधित निर्णय अगर लेने हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। सो समय है, बहुत ना अच्छा ना खराब, लेकिन अभी ना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है यहाँ पे। इसलिए अभी आप 1 महीने अगर वेट कर सकते हैं तो करिए, उसके बाद कोई निर्णय लीजिए। चूँकि लाभ स्थान में सूर्य है किंतु तृतीय के मालिक होकर के हैं, तो बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप अगर ये सोचो कि कम परिश्रम में रिजल्ट मिल जाए तो ऐसा नहीं है, और परिश्रम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थकाने वाला होगा। तो मैं यही कहूँगी अगर वेट करने का वक्त है तो वेट कर लीजिए, थोड़ा वेट करिए, उसके बाद कोई डिसीजन आप लीजिए तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। अगली राशि, चूँकि पंचम भाव जो होता है वो प्रेम का भाव होता है, शिक्षा का भाव होता है, शेयर का भाव होता है, हमारे हर प्रकार की समृद्धि का, सुख का भाव होता है। तो थोड़ा सा सूर्य जब यहाँ आता है ना तो हमारी ईगो उन चीज़ों को जला सकती है, उसको कम कर सकती है। तो अपने ईगो को थोड़ा कम रखिए और थोड़ी नम्रता के भाव से गुस्से को पे थोड़ा कंट्रोल करिए, तो ये आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देता हुआ दिखाई देगा। पिता का स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक रहेगा। पिता से किसी प्रकार की बहस से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, छोटे भाई बहनों से भी किसी तरह की बहस करने से बचना चाहिए। संतान से भी किसी प्रकार की बहसबाजी से आपको बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि की। 2nd हाउस के मालिक होकर के 4th हाउस में सूर्य का बैठना और वहाँ से अपना दृष्टि 10th भाव पे डालना, तो निश्चित ही है कि कर्म स्थान पे सूर्य की दृष्टि बैठ रही है। 4th स्थान सुख के स्थान पे, माँ के घर पे, मन के घर पे सूर्य का बैठना, माँ से किसी प्रकार की खटपट बहस हो सकती है, आपके वाद विवाद हो सकते हैं कर्क राशि के जातकों के। और चूंकि 2nd हाउस में है, इसकी राशि है, तो ससुराल पक्ष या कुटुंब में या सासू माँ से भी, विशेष रूप से सासू माँ से मैं कहूँगी कि किसी प्रकार का झगड़ा हो सकता है, बहस हो सकती है, उससे बचना चाहिए। इसके बाद आप ये देखिए कि 4th भाव में बैठ के ये 10th पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके वर्क प्लेस पे भी आपको सावधान रहना चाहिए। आपके बॉस से, आपके सीनियर से आपको किसी प्रकार की बहसबाजी से बचना चाहिए, किसी प्रकार की खिटपिट ना करें। बहुत ज़्यादा अपने आप को अपनी ही बात दिखाने का प्रयास ना करें कर्क राशि के जातक। कोई यदि आप वाहन लेना चाहते हैं, चूँकि दीपावली का समय है, बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी के वाहन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन कर्क राशि के जातकों को चूँकि सूर्य नीच में है और 4th भाव में है, तो मन आपका अवश्य करेगा कि हम अपना वाहन चेंज कर लें, नया वाहन ले लें, या कोई प्रॉपर्टी दिख रही है बढ़िया खरीदने की कोशिश करेंगे। और बाद में आपको पता चलेगा, थोड़े टाइम बाद आपको ये रियलाइज़ होगा कि हमने गलत जगह पैसा इन्वेस्ट कर दिया। बात समझ रहे हैं आप कि आप जो पैसा लगाएंगे वो आपको एक टाइम बाद आपको लगेगा कि वो यूटिलाइजेशन आपका उतना हो नहीं रहा है, वो प्रॉपर्टी इतनी बढ़िया नहीं है, ये व्हीकल खरीद के मैं फंस गया या मैं फंस गई, तो उससे आपको बचना चाहिए, थोड़ा सावधान रहना चाहिए। माँ के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। भाई बहन से किसी प्रकार का आपका झगड़ा हो सकता है, चूँकि ये
भाग्य स्थान दशम स्थान को देख रहा है, कम स्थान को देख रहा है, तो प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए मैं कहूँगी समय ठीक है, सही है। अगर आप परिश्रम करते हैं तो आपको देर से ही सही सफलता मिल सकती है। सूर्य है, सीधे दृष्टि डाल रहा है तो बलशाली ही ना कहीं अपना रिजल्ट देगा, इतना खराब भी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। व्यापार के दृष्टिकोण से मैं यही बोलूंगी कि अभी आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, बहुत बड़ा निर्णय लेने से बचें कर्क राशि के जातक, तभी आपके लिए ये बेहतर होगा, क्योंकि सेकंड हाउस में इसकी राशि है तो बहुत पैसे के मामले में भी बहुत अच्छा आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता है। तो सावधान रहें, सचेत रहें, कर्म बहुत ज़्यादा करने के बाद ही किसी क्षेत्र में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब मैं बात करती हूँ अगली राशि सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए यह फर्स्ट हाउस में राशि के हो करके और थर्ड हाउस में सूर्य का गोचर, वैसे भी थर्ड हाउस में सूर्य का यह गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। नवम भाव भाग्य भाव पे सूर्य की दृष्टि होती है और सिंह राशि है, लगन में बैठ रही है, भले ही नीच के हैं लेकिन बैठ तो रहे हैं लगन में, और फिर थर्ड में पराक्रम के भाव में हैं और बहुत अच्छा पराक्रम कराएंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। आप मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, उस मेहनत से आपको रिजल्ट भी मिलेंगे, लेकिन आपको सावधान कहाँ रहना है, अपने वर्क प्लेस पे किसी वाद विवाद से बचें, किसी वाद विवाद से, किसी बहसबाजी से आपको बचना चाहिए। आपको कोई बेवजह के किसी फ्रॉड में फंसा सकता है, थोड़ा समझिएगा मेरी बात को। सिंह राशि के जातकों को कोई आदमी आपको आपके वर्क प्लेस में, विशेष रूप से वर्क प्लेस की मैं बात कर रही हूँ, आपके वर्क प्लेस में कोई अथॉरिटिकल रूप से आपको फंसाने का प्रयास कर सकता है, तो थोड़ा सा सचेत रहें सिंह राशि के जातक। वैसे तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा लेकिन कम मिलेगा, आपके भाई बहनों का आपको साथ नहीं मिलेगा, भाई बहनों से आपके संबंध खराब हो रहे हैं, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठते हैं वहाँ की चीज को जला देता है, तो भाई बहनों से आपका झगड़ा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है। फिर आपके पिता को का साथ आपको मिलेगा, लेकिन पिता के स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बाकी और दृष्टि से देखा जाए तो आपके लिए यह गोचर बढ़िया है। सिंह राशि के जातकों के लिए आपका जो सचेत रहने वाला है, आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, भाई बहनों से संबंध बना के चलने चाहिए। दूसरी चीज, आपको अपने पार्टनर से, चूंकि लगन भाव में इसकी राशि बैठी है तो सप्तम पे भी उसका प्रभाव रहेगा, और इस वजह से आपको अपने पार्टनर से किसी बहसबाजी से बचना चाहिए, बहुत ज्यादा अभिमानी होने से बचना चाहिए। पार्टनर पे किसी तरह के शक संदेह को करने से दूर रहें, बेवजह का शक न करें, अपने में प्यार मोहब्बत बनाए रखें तो ज्यादा बेहतर होगा ये सिंह राशि के जातकों के लिए। अगली राशि है कन्या राशि। द्वादश भाव के स्वामी होकर, 12वें घर के स्वामी होकर के सूर्य सेकंड हाउस में विराजमान है, सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं, और सेकंड हाउस में गोचर करते हुए इनकी दृष्टि अष्टम पे है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए गोचर बहुत अच्छा नहीं है, कन्या राशि के जातकों के लिए भी, क्योंकि अष्टम पे इनकी दृष्टि होना किसी तरह की दुर्घटना के संकेत है। मेंटल रूप से आप बहुत परेशान रहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे, आपका स्वभाव बहुत ही चिड़चिड़ा हो सकता है इस टाइम पीरियड में। पैसे की फिजूल खर्ची से कन्या राशि के जातकों को बचना चाहिए। बहुत जल्दी लाभ के चक्कर में आप कहीं कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट ना कर दें कि आपकी बुरी परेशानी आपके ऊपर पड़ जाए, आप फंस जाए बुरी तरह से। आपको जुआ, शेयर, सट्टे में पैसा लगाने से विशेष रूप से बचना चाहिए कन्या राशि जातकों को। मैं कन्या लगन राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से बोलूँगी, क्योंकि दीपावली का समय है, तो आप जुए में, बहुत सारे लोग चूँकि जुआ खेलते हैं, वही उनके यहाँ प्रथा होती है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि इस समय सावधान रहिए, बच के रहिए, ये आपको नुकसान पहुँचा सकता है। तो कहीं भी कोई इन्वेस्टमेंट करने से कन्या राशि जातकों को बचना चाहिए। लगन में है, सेकंड हाउस में है, तो आपके कुटुंबियों से, ससुराल पक्ष के लोगों से आपका झगड़ा हो सकता है, बड़ा झगड़ा हो सकता है। अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें। आपके स्पाउस को किसी तरह की एलर्जी, या आपको किसी तरह की एलर्जी हो सकती है, या हड्डियों से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपके ससुराल में आपके बेवजह का शो ऑफ करने का जो नेचर है, या बहुत ज़्यादा अभिमानी होने की जो प्रवृत्ति है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है।
तो एक चीज़ और भी है, शेयर में या व्यापार में कोई बड़ा बजट लगाने से आपको सावधान रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से कन्या लगन राशि के जातकों को बचना चाहिए, उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ होता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। संतान से संबंध भी आपके बिगड़ सकते हैं कन्या लगन राशि के जातकों को, तो आपको संतान से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद आप ना रखें। हाँ, किसी तरह का गुप्त धन यदि है तो उसे छुपा करके रखिए, अभी उसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा गुप्त ही रहने दें, तो आपको आपके गुप्त शत्रु जो हैं उनसे ज़रूर आपकी सुरक्षा होती है मुझे दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए कन्या लगन राशि के जातकों के लिए। किसी तरह की एलर्जी या यूटीआई से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ध्यान रखें, कोई इन्फेक्शन आपको हो सकता है, तो आपको सचेत रहना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं अगली राशि तुला राशि की। तुला राशि के लिए तो यह गोचर उसके लग्न से ही हो रहा है, और लग्न इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। 11वें में बैठ करके लग्न में सूर्य का यह गोचर और सप्तम भाव पे उसकी यह दृष्टि, सीधी सी बात है कि ये सबसे पहला पॉइंट मंगल के दृष्टिकोण से भी, मंगल का भी गोचर तुला के लिए बहुत खराब है, और फिर सूर्य का यह नीच होना तुला राशि के लिए, और सप्तम भाव पे उसकी सीधी दृष्टि। हर तरह से तुला राशि के जातकों को अपनी मैरिड लाइफ को बहुत संभालने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बचा करके चलने का प्रयास करना चाहिए तुला लगन राशि के जातकों को। यदि आप अपनी मैरिड लाइफ, अपना व्यापार, अपनी पार्टनरशिप संभालना चाहते हैं, विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ मैं बोलूँ तो नहीं कहूँगी, पार्टनरशिप अगर आप हाँ बिना मैरिज के भी रह रहे हैं लिव इन में, तो फिर आप कर सकते हैं इस चीज़ को। आपको संभालने की ज़रूरत है। किसी शक संदेह में, बेवजह के झगड़े में, बेवजह की किचकिच में आपका रिश्ता खराब हो सकता है, आप अलग हो सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। आपके पार्टनर को यूट्रस से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, हड्डियों से संबंधित समस्या हो सकती है उसे, तो इसका ध्यान रखिए। चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं, आपको अपने पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, हार्ट संबंधी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मेरा मानना यह है कि दाम्पत्य जीवन में ईगो का कोई स्थान नहीं है। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। आप पार्टनर को हमेशा एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपको अपनी रिस्पेक्ट के साथ साथ अपने पार्टनर की भी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना चाहिए। तो यदि आप अपने पार्टनर की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो रिश्ते बिगाड़ने वाले हैं ही, निश्चित रूप से बिगड़ेंगे। भले ही वह 11वें में बैठा है, लाभ स्थान में बैठा है, लेकिन वो आपको लाभ नहीं देगा, यहाँ हानि देगा, क्योंकि सप्तम पे दृष्टि है ना, तो वहां से आपको नुकसान हो सकता है। हाँ, लाभ आपको कहाँ से हो सकता है? शेयर आदि में आपको लाभ हो सकता है। व्यापार के क्षेत्र में आपको थोड़ा बहुत संभल के अगर आप चलें तो आपका ठीक ठाक स्थिति रहेगी, लेकिन आपको अन्य चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। हेल्थ के दृष्टिकोण से और मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। लाभ और किसे हो सकता है? विद्यार्थीगण। अगर आप कोई विद्यार्थी हैं, तुला लगन राशि के जातक हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपको प्रयास करना चाहिए। भविष्य में आपको थोड़ी स्थितियाँ अच्छी मिलती हुई दिखाई देंगी। अगली चीज़ कि वे सभी लोग जो गवर्नमेंट क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनकी मान प्रतिष्ठा पे कोई धप्पा लग सकता है, तो उन्हें भी बच के रहना है, सचेत रहना है यहाँ पे तुला लगन राशि के जातकों के लिए। अब बात करते हैं हम वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के लिए दशम के स्वामी होकर के द्वादश भाव में सूर्य का यह गोचर, 12वें घर में सूर्य का यह गोचर और वहां से छठे घर को देखना वृश्चिक राशि के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। कर्म भाव में बैठना और फिर खर्चे के बेफिजूल के खर्चे होंगे आपको, आपकी संतान से संबंधित अगर आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं या अपनी वर्क प्लेस से रिलेटेड आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं या स्थान परिवर्तन से संबंधित, जॉब परिवर्तन से संबंधित कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो आप ना लें। अभी आप वेट करिए, 1 महीने बाद ही कोई डिसीजन लीजिए तो बेहतर होगा। अभी आप जिस कार्य में हैं उसे ही करिए, बल्कि मैं ये कहूँगी कि उतना ही वर्कलोड अपने ऊपर लीजिए जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि कर्म स्थान पे हैं तो आप बहुत ज़्यादा वर्कलोड अपने ऊपर लेंगे, लेकिन द्वादश भाव में हैं तो आप उसको कर नहीं पाएंगे।
आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ और आराम नहीं मिल पाएगा, बेवजह परेशान रहेंगे। छठे घर में हैं तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा जैसे आपके जो शत्रु हैं वो एक्टिव रहेंगे। आपके डिसीज़न आपके लिए ही नुकसानदेह साबित हो सकते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा। भरसक वो दशम भाव में राशि उसकी है, लेकिन द्वादश में बैठना आपके मान प्रतिष्ठा को आप स्वयं ही नुकसान पहुंचाएंगे। मेरा कहने का अर्थ आप समझ रहे हैं कि आप काम लेंगे और फिर उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो जब आप किसी जिम्मेदारी को ले, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप ले, फिर उसे निभा ना पाए तो आपकी गुडविल खराब होती है ना। वही चीज़ होगी यहाँ वृश्चिक लगन राशि जातकों के लिए। तो आपको सावधान रहना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर के स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है। आपके स्वास्थ्य में भी आपको भी हड्डी संबंधी कोई समस्या हो सकती है, तो उससे भी आपको बचना है। आपका बेवजह के पैसे इधर उधर बर्बाद होंगे। पैसे की इन्वेस्टमेंट आप इधर उधर ना करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगली राशि धनु राशि। धनु राशि के लिए यह नवम में भाग्य भाव में बैठ करके 11वें भाव एकादश भाव में यह गोचर बहुत ही उत्तम। अगर किसी राशि के लिए गोचर में अच्छा कहूँगी तो वो है धनु राशि। एकादश में वैसे भी सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, भले ही यह नीच के हैं, लेकिन भाग्य भाव में बैठ रहे हैं तो सीधी दृष्टि भी एकादश पे डाल रहे हैं, तो और फिर पराक्रम भाव पे डाल रहे हैं, तृतीय भाव पे, तो भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए आय भाव पे भी इनकी दृष्टि रहेगी और पराक्रम पे भी रहेगी। अच्छा रिजल्ट देंगे, ये लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिता से संबंध मधुर होंगे आपके। आपको सचेत कहाँ रहना है, आपको थोड़ा बहुत पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और बच्चों से रिलेटेड यदि आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं, हाँ एक चीज़ मैं सॉरी भूल गई थी यहाँ पे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, बीच में बता रही हूँ, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। वृश्चिक राशि के वह जातक जो विदेश से जुड़कर कार्य कर रहे हैं या विदेश जाना चाहते हैं, तो उन्हें भी थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। वैसे तो विदेश से आपको लाभ होता दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सोच समझ के जाना किसी जगह। अगर आप शोध से रिसर्च से जुड़े हुए हैं तो आपको ज़रूर लाभ होता यहाँ पे दिखाई देगा। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों को। तो धनु राशि के वह जातक जो रिसर्च की फील्ड से जुड़े हुए हैं या कोई शोध करना चाहते हैं, कोई रिसर्च करना चाहते हैं, तो उनके लिए लाभ का समय है, अच्छी स्थितियाँ हैं, आपको प्रॉफिट हो सकता है। स्टूडेंट हैं तो आपको भाग्य का पूरा साथ मिल रहा है। आप परिश्रम करिए, आपको लाभ अवश्य ही होगा, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। धनु लगन राशि के जातकों को आपका पैसे से रिलेटेड कोई कार्य है, आप बिल्कुल करिए। शेयर से भी आपको लाभ होता दिखाई दे रहा है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। संतान से संबंधित यदि आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं, आप दूसरी संतान के बारे में अगर सोच रहे हैं तो आपको बिल्कुल सोचना चाहिए। आप प्रयास कर रही है, आगे संतान आपको मिलेगी और अच्छी संतान की प्राप्ति हो सकती है इस टाइम पीरियड में धनु लगन राशि के जातकों की। अब हम बात करते हैं अगली राशि मकर राशि के बारे में। मकर राशि के अष्टम भाव में बैठ करके दशम से सूर्य का गोचर। दशम में सूर्य को दिग्बल प्राप्त होता है, बहुत अच्छे माने जाते हैं, बली माने जाते हैं, लेकिन नीच के हैं, फिर भी अच्छे माने जाते हैं। अष्टम में बैठे हैं तो वैसे सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता है। तो आप ये देखिए कि आपके मकर राशि के जातकों के अभी तक जो काम पेंडिंग थे ना, वो सारे ब्रेकर्स जितने थे, आप ये समझ लीजिए वो खत्म होने वाले हैं। आपके सारे ब्रेकर्स खत्म हो जाएंगे और आपके काम आपके हाथ में आ जाएंगे, कंप्लीट होते हुए आपको दिखाई देंगे। इस टाइम पीरियड में काम आपके बनते हुए दिखाई देंगे। रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको लाभ होगा। आपको आपको प्रॉपर्टी में किसी तरह का लाभ होता दिखाई दे रहा है मुझे। आपको आपके वर्क प्लेस पे किसी से बेवजह के बहसबाजी से बचना चाहिए मकर राशि के जातकों को। और जो काम दिया गया है वो अथॉरिटिकल करिए, जिम्मेदारी से आपको निर्वाह उसका करना चाहिए। तो आपको मकर राशि के जातकों को अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। आपको आपका कर्म अच्छे से निर्वाह करेंगे यदि आप, तो आपको उसका बढ़िया रिजल्ट मिलता हुआ मकर राशि के जातकों को दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये दशम में बैठ के फोर्थ को देखेंगे तो आपको प्रॉपर्टी से भी लाभ होता दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी में आपके जो पैतृक प्रॉपर्टी है उससे आपको विशेष लाभ होता कोई दिखाई दे रहा है मकर लगन राशि के जातकों को।
तो हर प्रकार से मकर लगन वालों के लिए मैं बोलूँगी कि समय ठीक है, सही है, बहुत बुरा नहीं कहूँगी। कोई वाहन आदि की भी आप परचेजिंग कर सकते हैं। हाँ, किसी दुर्घटना से आपको बच के रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, और हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें, विशेष रूप से हाँ हड्डियों का और आँखों का मकर लगन राशि जातकों को ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के लिए सप्तम भाव में बैठ करके नवम से यह गोचर, सप्तम में सिंह राशि का बैठना और नवम भाव से यह गोचर होना आपके स्पाउस से आपको किसी तरह की खटपट या अनबन हो सकती है, जिससे आपको बच के रहना चाहिए। बाकी आपको अपनी वर्क प्लेस में अच्छा बेनिफिट मिलेगा, आपको भाग्य का साथ मिलेगा। काम आपको अपनी जिम्मेदारी से निपटाने होंगे। स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा, बहुत खराब स्थिति नहीं है। व्यापार में आपको लाभ होता दिखाई दे रहा है। भाग्य का कुंभ लगन राशि के जातकों को पूरा साथ मिलेगा। हाँ, आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अपने और स्पाउस के दोनों के ही स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। किसी भी तरह की हड्डियों से और यूटीआई से जुड़ी, गर्भाशय से जुड़ी समस्याओं से आपको सचेत रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। गर्भवती स्त्रियां हैं तो वो भी अपना विशेष ध्यान रखें। पिता के स्वास्थ्य में और आपके स्वास्थ्य में दोनों में ही सुधार होता मुझे दिखाई दे रहा है। कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए मैं यह भी बोलूँगी कि आपका मान सम्मान भी बढ़ सकता है यदि आप प्रयास करें तो आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि भाग्य का आपको बेहतर साथ मिल रहा है। नवम बैठकर तृतीय भाव पे इसकी दृष्टि है, तो आप पराक्रम जो करेंगे उसका आपको फल मिलेगा, ठीक है। और आपको उससे व्यापार में, साझेदारी में, बिजनेस में भी प्रॉफिट होता मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ मैं एक बात और आप सबसे कहूँगी कि यदि आपको मेरा ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे सभी लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सकें। यदि आप मुझसे किसी तरह की सलाह चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी मैरिड लाइफ के बारे में कोई सलाह लेना चाहते हैं, अपने घर के बारे में कोई सलाह लेना चाहते हैं, अपनी हस्तरेखा का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। मीन राशि के छठे भाव में बैठ करके अष्टम में सूर्य का यह गोचर, मैं वैसे तो सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगी, क्योंकि इसकी दृष्टि वाणी स्थान पे पड़ेगी, आपकी वाणी को खराब करेगी, आप में बेवजह का दंभ अभिमान देगी, जिससे आपके रिश्ते खराब होंगे, घर में आपके रिश्ते खराब होंगे। जब आपके रिश्ते खराब होंगे तो आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी। आप जल्दबाजी में कोई स्थान परिवर्तन करना है या जॉब परिवर्तन करने की अगर सोच रहे हैं तो प्लीज़ रुक जाइए और ऐसा कोई निर्णय अभी मत लीजिए। जॉब कहीं से भी परिवर्तित होती नहीं दिखाई दे रही है, और यदि आप ऐसा कोई परिवर्तन करते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिजनेस के लिए भी मैं कहूँगी, अगर आप बिजनेस से संबंधित भी कोई निर्णय लेने वाले हैं तो मत लीजिए। व्यापार में आपको बहुत अच्छा लाभ होता दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, आप प्रॉपर्टी से संबंधित यदि कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी जो पूर्वजों की दी हुई है, तो आपको लाभ अवश्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको आंख के प्रति, हड्डियों के प्रति और मुंह से संबंधित किसी रोग के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। मीन लगन राशि के जातकों को अपने पिता के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। पिता के स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, पिता को किसी तरह की समस्या हो सकती है। यहाँ पे मैं एक बात और भी कहूँगी, जिन लोगों को मैंने पिछले वीडियो में, अभी सूर्य का पिछला जब मैं कंटेंट बना रही थी, तो मैंने बहुत सारे लोगों को सचेत किया था कि जिनके पिता बीमार हैं या ख़राब कंडीशन है उनकी, तो यह जैसे ही सूर्य नीच राशि में आने की स्थिति में होंगे, उनके सर से पिता का साया उठ सकता है। और कई लोगों की मुझसे बात हुई और मुझे मैसेज आए, कॉल आए, जिनके डिटेल्स भी मैं यहाँ दिखा सकती हूँ आपको, कि सूर्य जैसे जैसे खराब स्थिति में आ रहा है, नीच होने की तरफ बढ़ रहा है, नीचाभिलाषी हो रहा है, आप
आपको मुलायम सिंह यादव का पता ही है कि उनका देहांत हो गया इस बीच, और बहुत सारे परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इसके साथ साथ और भी मेरे एक मित्र हैं, उनके पिता का देहांत हो गया, और एक महिला जातक हैं मेरे जानने में, उनके भी पिताजी का देहांत अभी कल ही हुआ। तो मीन लगन राशि के जातकों के लिए मैं यह ज़रूर बोलूँगी कि आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि वो हार्ट से संबंधित किसी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, तब तो आप अवश्य ही अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब यहाँ पे मैं कुछ उपायों की चर्चा करूँगी जिनसे आप अपने सूर्य की इस नीच राशि में होने पर भी उसके बहुत बुरे परिणाम आपको ना मिलें। आप क्या उपाय करें? सबसे पहला उपाय कि आपको सूर्यास्त के बाद माफ़ करिएगा, सूर्योदय के बाद सोना नहीं है। प्रयास ये करें कि आप सूर्योदय होने पर बिस्तर छोड़ दें, उठ जाएं, और दूसरी चीज़, सूर्य को नियमित रूप से जल दीजिए। तीसरा कार्य आप जो करना है, आपको झूठ नहीं बोलना है। अपने पिता के नियमित पैर छुएं, पिता से किसी तरह का मनमुटाव ना करें। चौथा उपाय जो आप कर सकते हैं कि नमक कम खाइए, सीमांत तक खाइए। नमक बेवजह सेवन ना करें, पिता का मान सम्मान करें, और गेहूं और गुड़ का दान करें, या आप गेहूं की रोटी बनाकर गुड़ लगा करके आप गाय को खिलाएं। आप तांबे के लोटे में थोड़ा सा सिंदूर रोली डाल करके या लाल चंदन डाल करके भी जल दे सकते हैं सूर्य देव को। अगला उपाय जो आपको करना है, ये तो आपके हो गए सारे धार्मिक और जो उपाय हैं वो। एक आपको जो मैं कार्मिक उपाय बताती हूँ, कार्मिक उपाय ये होता है कि आप अपने कर्म से आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होके ना चलें, अपने वाणी पे नियंत्रण रखें, और अपने पिता का, अपने बॉस का, अथॉरिटीज़ का प्रॉपर सम्मान करें। रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करिए, तो आपको यह नीच का सूर्य भी बहुत ख़राब रिजल्ट नहीं देगा। अपने स्पाउस की, चाहे वो स्त्री है या पुरुष, उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए, उसकी मान प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए आचरण करिए। यदि आप अपने साथ साथ अपनी पत्नी के भी मान प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हैं, तो संभव ही नहीं है कि तुला राशि में सूर्य का यह नीच होना आपके पार्टनर के साथ आपके संबंधों को खराब करे। नीच होना ही मतलब होता है कि आपके अंदर नीचता बढ़ रही है, आपकी नीचता के कारण आपके रिश्ते खराब होंगे, आप समझिएगा। और ऐसे लोगों को एहसास नहीं होता है, ये भी बात मैं यहाँ कहूँगी कि ऐसे लोगों को अपनी नीचता का एहसास कभी नहीं होता है। वो सदैव ये कहते हैं कि ये तो हमारा स्वाभिमान है, लेकिन स्वाभिमान और अभिमान में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। उस डिफरेंस को समझने का प्रयास करिए। आपका ये स्वाभिमान नहीं है, ये अभिमान है। जब आप इसका विश्लेषण करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। उस दम्भ से जब आप बाहर निकलेंगे ना, तभी आपके रिश्तों में सुधार आएगा। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि तुला राशि है, मिथुन राशि है, कर्क है, तो इन लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए और अपने स्पाउस से अपने रिश्तों को संभालने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आप अपने फ्रेंड्स में, फैमिली मेम्बर्स में अपने इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। यदि आप शुक्र से जुड़े मंगल के गोचर से, अभी मैंने एक वीडियो मंगल के गोचर पे भी डाला है, वो भी बहुत ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ट्रांजिट है ये, और काफ़ी नेगेटिव रिजल्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप इससे कैसे सचेत हों, कैसे बचें, तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगी, जिसे आप देख सकते हैं और इस पर आप अपने कमेंट भी मुझे दे सकते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अल्पना मिश्रा अपने किसी नए कंटेंट के साथ आपसे फिर मिलूंगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।